हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज जंक्शन। तो ये जो क्वेश्चन सीरीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि 2016 का पेपर है। 2016 के पेपर में हम सारे के सारे जीके के क्वेश्चंस प्लस जो करंट अफेयर आए हुए हैं उनका लेवल देखेंगे और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको बता दूं कि एनटीपीसी 30 मार्च 2016 शिफ्ट 3 का पेपर आज डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम 2 पेपर्स डिस्कस कर चुके हैं जिसके लिंक यहाँ आई बटन में मिल जाएगी आपको। ये पेपर का पहला पार्ट है, इसमें हम 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और अगले पार्ट में 20 क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉइस लेवल ऑफ नॉर्मल कन्वर्सेशन। तो हम जैसा कि जानते हैं कि हियरिंग रेंज एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज है, ठीक है। बट यहाँ पे डेसिबल्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको बता दूं कि जो नॉर्मल हियरिंग रेंज होती है वो 0 डेसिबल टू 120 डेसिबल होती है, ठीक है। अब 0 टू 120 डेसिबल्स होती है नॉर्मल हियरिंग। इसके बाद नॉर्मल कन्वर्सेशन की बात करें तो इसका एवरेज हो जाएगा, मतलब 0 टू 20 का एवरेज 60 डेसिबल्स हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे आंसर ए 60 डेसिबल्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फॉर हाउ मेनी मंथ्स इज अ चेक वैलिड फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। तो आपको पता है चेक के जो सबसे ऊपर वाले कॉर्नर में आप डेट लिखते हो उस डेट से 6 महीने तक चेक वैलिड रहता है। तो इसका आंसर डी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, गंगा एक्शन प्लान इनिशिएटेड बाय यूनियन गवर्नमेंट एम्स एट। तो कई सारे ऐसे प्लान्स बनाए गए, कई सारे ऐसे ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं जो गंगा को साफ करने के लिए बनाए गए हैं। तो उसी तरीके का प्लान एक गंगा एक्शन प्लान है जिसका काम होने वाला है रिड्यूस करना पॉल्यूशन को गंगा के। अगर गंगा की बात करते हैं तो गंगा रिवर का ओरिजिन गंगोत्री ग्लेशियर या फिर मानसरोवर लेक के आसपास से होता है। गंगा की जो टोटल लेंथ है वो 2704 किलोमीटर टोटल है, बट इंडिया में वो 25 किलोमीटर ट्रैवल करती है, ठीक है। 2525 या 25 से याद रखना आसान हो जाता है। उसके बाद आपको पता होगा साउथ में 2 ऐसे रिवर्स है जिनको गंगा के नाम पे कहा जाता है। तो पहली है वृद्ध गंगा जिसको हम गोदावरी के नाम से जानते हैं, और दूसरी है दक्षिण गंगा, ठीक है, जिसको हम कावेरी के नाम से जानते हैं। तो कावेरी को दक्षिण गंगा क्यों कहा जाता है? क्योंकि कावेरी रिवर को इतना पॉल्यूट किया गया है जैसे गंगा रिवर को पॉल्यूट किया गया है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एयर इज अबाउट। तो नाइट्रोजन का परसेंटेज एयर में है 78%, ठीक है। इसके साथ ऑक्सीजन की परसेंटेज की बात करें तो 20% और कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज की बात करें तो 0.03%। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है और इसकी क्वांटिटी ग्रेजुअली बढ़ती जा रही है एनवायरमेंट में, जिसके कारण हीट बहुत ज्यादा होते जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शिमला एग्रीमेंट 1972 बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज साइंड इन। तो आपको पता है कि 1972 को जो शिमला एग्रीमेंट है वो साइन किया गया था 2 जुलाई को, ओके। और ये 1971 का जो इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था उसके बाद साइन किया गया था। अब अगर शिमला एग्रीमेंट की बात करें तो इंदिरा गांधी के समय साइन किया गया था और जो पाकिस्तान की तरफ से थे वो थे प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो, ठीक है। ये जो शिमला एग्रीमेंट आपको पता होना चाहिए कि ये साइन इंदिरा गांधी के द्वारा नहीं किया गया था, इसमें साइन किया था स्वराज सिंह ने, ठीक है, जो उस समय फॉरेन मिनिस्टर हुआ करते थे। अच्छा, स्वराज सिंह से एक नाम आपको और याद आता होगा, स्वराज सिंह कमेटी, ठीक है। स्वराज सिंह कमेटी किससे रिलेटेड है? तो आपको याद रखना स्वराज सिंह कमेटी, यही स्वराज सिंह है जो फॉरेन मिनिस्टर थे, इसके बाद इन्होंने एक कमेटी बनाई थी। तो ये स्वराज सिंह कमेटी ने ही फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में डालने के लिए रेकमेंड किया था और फाइनली 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के साथ 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज को आर्टिकल, कौन से आर्टिकल में ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है, कौन से आर्टिकल में फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू रेगुलेट टेम्परेचर टू ए पर्टिकुलर डिग्री इज कॉल्ड एज। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्मोस्टैट, ठीक है। स्टैट मतलब कोई भी चीज स्टैट या स्टैटिक होती है, स्टैट मतलब कांस्टेंट, तो थर्मोस्टैट, थर्मो मतलब टेम्परेचर, तो थर्मोस्टैट ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो रेगुलेट करता है टेम्परेचर को। जैसे आपका एसी में लगा होता है, फॉर एग्जांपल कि आपका एसी अगर आपने 24 डिग्री पे लगा के रखा है तो ये 24 डिग्री पे कंटिन्यूअस रहेगा, ठीक है। अगर थर्मोमीटर की बात करें तो आप थर्मोमीटर जानते हैं, बट पायरोमीटर क्या होता है? तो आपको याद रखना है कि पायरोमीटर ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हाई टेम्परेचर को कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है। जैसे क्लिन्स वगैरह होती हैं, भट्टियां होती हैं, उसमें अगर टेम्परेचर हमको कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम पायरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। थर्मोकपल क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल एक वायर है, इसके दोनों तरफ का टेम्परेचर हमें नापना है तो हमें थर्मोकपल यूज करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रेशर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ,
तो प्रेशर किसके टर्म्स में मेजर की जाती है? तो आपको याद रखना है, प्रेशर आपको पता होगा फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर। कितना फोर्स हम पर यूनिट एरिया में लगाते हैं उसको हम प्रेशर कहते हैं। इसकी यूनिट अगर आपको याद हो तो यूनिट होती है पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि फोर्स की यूनिट न्यूटन हो गई और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर होती है। ठीक है, इसकी यूनिट हो गई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब अगर वर्क डन की बात करें, यहां पे वर्क डन दिया हुआ है, एक सेकेंड, नेक्स्ट अगर वर्क डन की बात करें तो वर्क डन क्या होता है? कोई फोर्स जब अप्लाई किया जाता है और वो किसी ऑब्जेक्ट को कुछ डिस्टेंस तक मूव करा देता है तो उस टोटल को हम कहते हैं वर्क डन। ठीक है, तो वर्क डन फोर्स एंड डिस्टेंस, तो फोर्स एंड डिस्टेंस अगर वर्क डन यहां पे पूछा गया होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिटवीन स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन विच वन इज लॉन्गर? ठीक है, लंबाई की बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत बड़ा होता है, जो ह्यूमन की हाइट होती है उससे 2 से 3 गुना ज्यादा बड़ा होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है हमारा। तो इसका आंसर हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टू कंडक्ट डिटेल स्टडी इनटू डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इन लाइफ स्टॉक। ठीक है, ये क्वेश्चन इन टोटल पूछ रहा है जो लाइफ स्टॉक होते हैं, लाइफ स्टॉक का मतलब पशु, जो पशु होते हैं उनकी डिजीज को स्टडी करने के लिए एक लेबोरेटरी इंडिया में बनाई गई है, वो कहां पे बनाई गई है? ठीक है, तो आपको याद रखना इसका आंसर बेंगलुरु है। बेंगलुरु में ऐसी एक यूनिवर्सिटी बनाई गई है, एक लेबोरेटरी बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न्ड विथ। तो मैरीटाइम वर्ड से आपको पता है मैरीटाइम का क्या मतलब होता है? रिलेटेड टू सी। ठीक है, जब भी कोई चीज रिलेटेड टू सी होती है तो उसको मैरीटाइम कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर सिंपल हो जाएगा सी, पॉल्यूशन। अब अगर यहाँ पे हम एक और ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो एक ऑर्गेनाइजेशन है एनिमल कंजर्वेशन के लिए। एनिमल कंजर्वेशन के लिए कौन सा होता है? IUCN। IUCN का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN कहलाता है। जो आपको पता है कि रेड डाटा बुक जो जारी होती है जिसमें इंडेंजर्ड एनिमल का जिक्र होता है वो IUCN ही पब्लिश करता है। तो ऐसा ही यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन बनाया गया IUCN फॉर एनिमल कंजर्वेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है एस्ट्रोसैट इज इंडियाज फर्स्ट। ऑप्शन दिया है रिकॉनेसेंस सैटेलाइट, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, स्पेस ऑब्जर्वेटरी या कम्युनिकेशन सैटेलाइट। इन चारों चीज का मतलब भी बता देता हूं। और ये देखिए, डरना नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन से, क्योंकि इसरो से रिलेटेड ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स आते हैं। मगर ये आपको पता है एस्ट्रोसैट 2015 में क्योंकि लॉन्च किया गया था, इसलिए ये पूछा हुआ है। ज्यादा डिटेल स्टडी हमको नहीं करना है किसी भी टॉपिक के ऊपर। ठीक है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन हो जाता है। ओके, तो अगर हम रिकॉनेसेंस सैटेलाइट की बात करें तो रिकॉनेसेंस सैटेलाइट ऐसा सैटेलाइट होता है जिसको हम स्पाई सैटेलाइट कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीज का ऑब्जर्वेशन करता है, तो वो होता है रिकॉनेसेंस सैटेलाइट। रिमोट सेंसिंग क्या होता है? रिमोट सेंसिंग ऐसा होता है कि अगर हमको कोई भी दूर की चीज, जैसे हमको फॉर एग्जांपल सैटर्न की स्टडी करनी है, ठीक है, सैटर्न बहुत दूर है, तो उसके लिए हम रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट यूज करते हैं जब भी हमको दूर की इंफॉर्मेशन के बारे में जानकारी चाहिए होती है। स्पेस ऑब्जर्वेटरी क्या होता है? जब भी कोई देश स्पेस का ऑब्जर्वेशन करने के लिए, जैसे एक्स रेस का, यूवी स्पेक्ट्रम्स का, किसी भी चीज का ऑब्जर्वेशन स्पेस में करने के लिए स्पेस ऑब्जर्वेटरी लगाते हैं। और कम्युनिकेशन सैटेलाइट आपको पता है, आपकी टीवी वगैरह हो गया, रेडियो सैट हो गया, ये सब कम्युनिकेशन सैटेलाइट में आ जाते हैं। तो जो एस्ट्रोसैट है वो 2015 में लॉन्च किया गया था और ये स्पेस ऑब्जर्वेटरी था इंडिया का सबसे पहला। ओके, तो इसमें ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द गांधी इरविन पैक्ट वॉज साइंड इन द ईयर। तो गांधी इरविन पैक्ट कब साइन किया गया था? अब ये गांधी इरविन पैक्ट था क्या? कि गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू किया था 12 मार्च 1930 में। सिविल डिसोबीडियंस को क्या कहते हैं हम? सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो 12 मार्च 1920 में सॉल्ट सत्याग्रह, नमक आंदोलन के साथ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को शुरू किया था। अब उसके बाद होता क्या है, उसको दबाने के लिए ब्रिटिशर्स ने गांधी जी और बहुत सारे पॉलिटिकल नेताओं को या पॉलिटिशियंस को आपको जेल में डाल दिया गया था। ठीक है, अब होना क्या था? होना था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो कि लंदन में होती थी, आपको पता है। तो इस कॉन्फ्रेंस को होना था, तो इंग्लिश और गांधी जी ने एक पैक्ट साइन किया था जिसको कहते हैं गांधी इरविन पैक्ट, ताकि ये सारे लोग सेकेंड राउंड टेबल, बेसिकली सारे लोग क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे, तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर पाए, इसलिए एक गांधी इरविन पैक्ट साइन किया गया था। अब क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 को चालू हुआ था और एक साल बाद 1931 में गांधी इरविन पैक्ट साइन किया गया था। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है स्टोरी से आपको। तो 1931 आंसर हो जाता है, आंसर बी।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है नेम द फर्स्ट बैंक स्टैब्लिश इन इंडिया। तो सारे बैंक्स को हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान खुला था, ठीक है, 1770 में। उसके बाद 1806 में खुलता है बैंक ऑफ बंगाल, ठीक है, बैंक ऑफ बंगाल बंगाल में खुलता है। बाद में क्या होता है, ऐसे ही बैंक ऑफ मद्रास खुलता है और बैंक ऑफ बॉम्बे खुलता है। तो इन तीन बैंकों, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बंगाल को मर्ज करके 1921 में इंपीरियल बैंक की स्थापना होती है, ठीक है, 1921 में। और उसके बाद फिर आता है आपका आरबीआई। 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना होती है और उसके बाद 1 जुलाई 1955 को स्थापना होती है किसकी, एसबीआई की, ठीक है। तो सबसे पुराना बैंक इस हिसाब से कौन सा हो गया, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सबसे पुराना बैंक ऑफ हिंदुस्तान। उसके बाद बैंक ऑफ बंगाल आ जाता है, फिर 1921 में इंपीरियल बैंक, फिर आ जाता है आरबीआई, फिर आ जाता है एसबीआई, ठीक है। तो इस सीक्वेंस आपको याद रखना है, ये बार बार पूछा जाता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेस बेस्ड ऑग्यूमेंटेशन सिस्टम। अब ये ऑग्यूमेंटेशन सिस्टम क्या होता है, तो देखिए किसी भी एक जगह को लोकेट करने के लिए 4 सैटेलाइट्स की जरूरत होती है, ठीक है। अब इन सैटेलाइट्स को कैसे फिक्स किया जाए या जीपीएस को कैसे यूज किया जाए, इस सिस्टम को हम कहते हैं ऑग्यूमेंटेशन सिस्टम। तो इंडिया का जो ऑग्यूमेंटेशन सिस्टम है उसको हम कहते हैं गगन, ठीक है। गगन का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। गगन का फुल फॉर्म है जीपीएस एडेड जियो ऑग्यूमेंटेशन एंड नेविगेशन, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, गगन। अब इसके बाद आपको बताऊं कि जैसे आपने अभी नाविक का नाम सुना होगा, ठीक है, पिछले कुछ वीडियोस में भी बताया था मैंने, बट रिपीट कर देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो जो नाविक सिस्टम है या हमारा या ऑग्यूमेंटेशन सिस्टम है हमारा, वो GNSS के अंडर, आपको GNSS का मैंने फुल फॉर्म बताया था, प्लीज मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ कुछ फुल फॉर्म्स की, तो इनसैट का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल सैटेलाइट, जीसैट का फुल फॉर्म है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है, और सरल का फुल फॉर्म है सैटेलाइट विथ आर्गोस एंड अल्टिका, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सरल इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। द इंटरनल एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन इज 108 डिग्री। ओके, ये मैथ्स का क्वेश्चन है, ये यहाँ पे धोखे से आ गया है। स्टिल अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाए तो एक सिंपल फॉर्मूला होता है, जब भी हमको एंगल्स वो निकालना रहता है, साइड्स निकालने रहते हैं, तो इसका फॉर्मूला है n-1 इंटू 180 अपॉन n इक्वल्स टू इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे आप n की इंटीरियर एंगल की वैल्यू पुट कर दोगे तो इंटीरियर एंगल कितना दिया हुआ है पॉलीगॉन का, 108 डिग्री। अगर कट करोगे तो आप आ जाएगा यहाँ पे 5, ठीक है। तो 5 कौन सा होगा, 5 होगा पेंटागन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रुपी साइन दिस वन इज अ। तो ये जो रुपी साइन है हमने इसके बारे में चर्चा किया था। इसको किसने डिजाइन किया है, इसको उदय कुमार ने डिजाइन किया है। 2010 में इसको एक्सेप्ट किया गया था, ठीक है। अब ये रुपी साइन जो है किसका कॉम्बिनेशन है, तो देवनागरी लेटर, रोमन लेटर, संस्कृत स्क्रिप्ट या कॉम्बिनेशन ऑफ रोमन एंड देवनागरी। रोमन आपको पता है रोमन नंबर्स होते हैं, ऐसे लिखते हैं 1 2 3, ये रोमन नंबर्स होते हैं। और देवनागरी स्क्रिप्ट जो हमारी हिंदी होती है उसको हम देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखते हैं। तो ये एक्चुअली कॉम्बिनेशन है दोनों का, देवनागरी और रोमन का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो ये जो रुपी साइन है याद रखना आपको। तो आंसर है डी करेक्ट हो जाता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। ऑप्शन दिया लक्षद्वीप, पुडुचेरी, निकोबार और अंडमान, ठीक है। अब देखिए नोटिस करेंगे कि ऐसा कुछ अनकॉमन तो नहीं है, चारों के चारों ही आपके यूनियन टेरिटरीज हैं, बट 2 ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं, दिल्ली और पुडुचेरी, जहां के एमपी आपके पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ठीक है। बाकी यूनियन टेरिटरीज के नहीं करते, सिर्फ दिल्ली और पुडुचेरी के करते, इसलिए ऑप्शन पुडुचेरी हो जाएगा। बाकी यूनियन टेरिटरीज के नहीं करते। इसके अलावा कुछ अनकॉमन नहीं है इन चारों ऑप्शंस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखें तो द हेडक्वार्टर ऑफ इसरो इज लोकेटेड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में सिचुएटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा, इसरो जो है, मैंने बहुत सारे फैक्ट्स इसरो के ऊपर पिछले वीडियोस में बनाया, तो प्लीज जरूर देखिएगा, पूरा ऑलमोस्ट इसरो के सारे फैक्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं उसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फाइंड द सिमिलैरिटी इन द फॉलोइंग। तो ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, कॉड लिवर ऑयल और सनफ्लावर ऑयल। तो इसमें ऑप्शंस देखेंगे तो ऑल ऑफ देम आर वेजिटेबल ऑयल, ऑल ऑफ देम आर रिच इन विटामिन ए, विटामिन डी और ऑल आर ऑयल। तो देखिए वेजिटेबल ऑयल तो नहीं है, कॉड लिवर ऑयल वेजिटेबल ऑयल नहीं होता। विटामिन ए सब में नहीं होता, विटामिन ए कॉड लिवर ऑयल में आप कह सकते हो। ऑलिव ऑयल में भी होता है,
ठीक है, कोकोनट ऑयल में नहीं कह सकते, स्पेसिफिक नहीं कह सकते। वैसे इसमें जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, ठीक है, ऑल ऑफ देम आर ऑयल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ह्यूमन नेल्स आर मेड अप ऑफ, तो जो ह्यूमन नेल्स होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं? तो आपको सिंपल याद रखना है कि केराटिन के बने हुए होते हैं, और साथ ही साथ याद रखना है कि जो हमारे बाल होते हैं वो भी केराटिन के ही बने होते हैं। आपको पता होगा जो आप किसी के अगर बाल झड़ते हैं तो वो जो दवाइयाँ लेता है उसमें केराटिन काफ़ी मात्रा में होता है, ठीक है, तो इससे आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ कश्मीर इज, तो देखिए क्वेश्चन अभी के लिए भी करंट अफेयर के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको पता है आर्टिकल 370 अभी हाल फिलहाल में हटा दी गई है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। तो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक काम करते हैं, इसको मैप से समझते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है LOC, POK, जम्मू या लद्दाख रीजन। तो अगर आप मैप को ध्यान से देखेंगे तो ये आपका कौन सा है? कश्मीर है, ठीक है, ये आपका जम्मू हो जाता है, ये पूरा एरिया जम्मू का है। ये जो ईस्टर्न पार्ट है, आपसे ईस्ट में पूछा गया था तो आंसर तो देखिए आपका लद्दाख हो जाएगा। तो ईस्टर्न पार्ट जो है आपका लद्दाख है। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये जो एरिया है वो अक्साई चिन का एरिया है। इस लाइन को हम कहते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। इसके बाद अगर बात करूं तो यहां पे आ जाता है आपका करीब करीब यहां पे जो कारगिल युद्ध हुआ था, यहां पे कारगिल प्रेजेंट है। उसके बाद ये जो लाइन है इसको हम कहते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC, ये LOC, ये LAC। इसके साथ यहां पे प्रेजेंट है आपका सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है, जो इंडिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ये यहां पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस मैप को एकदम ध्यान से आप पॉज करके भी देख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख रीजन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मेडिसिन पैरासीटामोल इज, तो पैरासीटामोल क्या है? तो पैरासीटामोल ऑप्शंस दिया है, देखिए, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, तीसरा दिया है एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक, और नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। तो देखिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड नाम है बट बहुत आसान है। एनाल्जेसिक क्या होता है? एनाल्जेसिक होता है पेन रिलीवर, ठीक है। एनाल्जेसिक जो पेन रिलीवर होते हैं उनको हम साइंटिफिकली एनाल्जेसिक कहते हैं, और एंटीपायरेटिक होता है आपका फीवर रिडक्टेंट, मतलब जो फीवर को कम करे। तो आपको अच्छे से पता होगा जब भी आपको बुखार और बदन दर्द होता है तो आप पैरासीटामोल लेते हो, तो एनाल्जेसिक भी है, मतलब पेन रिलीवर भी है, और एंटीपायरेटिक भी है, यानी बुखार को भी कम करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ बता दूं आपको कि हम 1000 सब्सक्राइबर तक अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्लीज आप कोशिश करेंगे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।